कैसे 18 साल तक एक मर्द पत्नी बनकर रहा। जासूसी दुनिया की सबसे अनोखी दास्तां। आइए जानते हैं आज की कहानी में। रियल स्टोरी हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ऐसी बहुत सारी कहानियां कुकू एफएम पर भी आप सुन सकते हैं, चाहे वो रहस्य हो, रोमांच हो, पॉलिटिकल हो, बायोग्राफी हो। तो कुकू एफएम पर तमाम ऑडियो बुक अलग अलग फील्ड की कहानियां सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे यूज़ करके आप कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन पर 50% ऑफ मिलेगा, या फिर आप स्क्रीन पर दिख रहे कूपन कोड के जरिए भी साइन अप कर सकते हैं, उससे भी आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी फ्रेंच एम्बेसी में काम करने वाले एक नौजवान की है, जिसकी पहली पोस्टिंग बीजिंग चीन में हुई थी। बात 1964 की है। तब चीन की कम्युनिस्ट सरकार को बहुत सारे देशों ने मान्यता नहीं दी थी, लेकिन फ्रांस पहला ऐसा वेस्टर्न पावर था जिसने चीन की इस कम्युनिस्ट सरकार को न सिर्फ मान्यता दी, बल्कि जनवरी में ही फ्रांस ने अपना एक दूतावास बीजिंग में खोला, ताकि चीन के साथ रिश्ते अच्छे हो सके। जब एम्बेसी खुली तो स्टाफ भी पहुंचे पेरिस से, और उसी में से एक स्टाफ था बर्नार्ड बोर्सिकोट। बर्नार्ड एम्बेसी में जाता है, काम शुरू करता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। बर्नार्ड की दिनचर्या थी, वह दिन में एम्बेसी में जाता, वहाँ अपना काम करता और शाम को स्टाफ क्वार्टर में आता और वहाँ रहता। बर्नार्ड जब चीन पहुँचा तो अकेला था, शादी भी नहीं हुई थी। उसने एम्बेसी में अपना काम करना शुरू किया। इसी दौरान में फ्रेंच एम्बेसी की सीनियर स्टाफ ने क्रिसमस के मौके पर अपने घर पर एक पार्टी रखी थी। उस पार्टी में बहुत सारे मेहमान आए थे। फ्रेंच जो वहाँ पर स्टूडेंट थे वह भी आए थे। बर्नार्ड भी उस पार्टी में शामिल हुआ। इसी दौरान बर्नार्ड ने देखा कि चीनी लड़का जिसकी उम्र 20-22 साल की होगी, वो भी उस पार्टी में शामिल है। तो उसे देखकर बड़ी हैरत भी हुई कि पूरी पार्टी में बस एक ही चीनी है। उसकी हाइट 5 फीट 6-7 इंच रही होगी। बर्नार्ड को उसे देखकर एक अट्रैक्शन सा महसूस हुआ। बर्नार्ड ने उससे बातचीत करनी शुरू की तो पता चला कि यह चीनी नौजवान जो वहाँ फ्रांस के सारे लोग रहते हैं, उनको वहाँ पर चीनी भाषा सिखाने का काम करता है, और इसलिए इस पार्टी में भी बुलाया गया है। तो बर्नार्ड को लगा कि मुझे भी इससे चीनी जुबान सीखनी चाहिए। तो बर्नार्ड ने उससे पूछा कि क्या आप मुझे सिखाओगे। उसने कहा बिल्कुल सिखाऊंगा। उसने अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया। बर्नार्ड खुश हो गया। धीरे धीरे वक्त बीता। बर्नार्ड की कोशिश थी कि वह चीनी ज़बान सीखने के साथ साथ उस चीनी लड़के के साथ कुछ वक्त बिता सके। यह मौका भी मिलने लगा। दोनों धीरे धीरे मिलने लगे, तो फिर धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी होती गई। तो फिर एक दिन बर्नार्ड उसे अपने घर बुलाता है और वो आता है। दोनों में अच्छी बातचीत होती है। तो फिर वह कहता है कि हमारी दोस्ती इतनी गहरी है तो मैं तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता। फिर वो चीनी लड़का अपनी कहानी सुनाता है। वह कहता है कि मेरी 2 बड़ी बहन हैं। मेरी दादी ने मेरे पिता को कहा था कि मुझे अब एक पोता चाहिए। अगर पोता नहीं होता है तो मैं तुम्हारी शादी किसी और से करवा दूंगी। तो यह सुनकर मेरे माता पिता बहुत डर जाते हैं। तो जब मेरी माँ तीसरी बार प्रेग्नेंट होती है तो फिर मैं पैदा होता हूँ। असल में मैं लड़का नहीं लड़की हूँ। मेरा असली नाम शी पी पू है, लेकिन लड़का ना पैदा होने की वजह से मेरे माता पिता बहुत डर जाते हैं और वह फैसला करते हैं कि अब वह मुझे लड़के की तरह पालेंगे। दादी को भी बता देते हैं कि लड़का हुआ है। तब से आज तक मैं एक लड़के की तरह पलती हुई आई हूँ। यह सुनकर बर्नार्ड बोलता है कि तभी मैं सोचूं कि मैं तुम्हारी तरफ शुरू से आकर्षित क्यों होता आया हूँ। बर्नार्ड फिर कहता है इसका मतलब तुम एक औरत हो, और फिर दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद बर्नार्ड उसे प्रपोज करता है। वह मान जाती है। कुछ दिन बाद बर्नार्ड उसे अपने फ्लैट में बुलाता है। उस दिन वे आपस में संबंध भी बनाते हैं। बात आई गई हो जाती है। कुछ वक्त बीतता है। इधर 4 साल का टेन्योर बर्नार्ड का पूरा हो चुका था। अब बीजिंग से उसकी पोस्टिंग मंगोलिया हो चुकी थी और उसे अब जाना था। तो दोनों के अब रिश्ते कायम हुए करीब 3 महीने हो चुके थे। बीजिंग से जिस दिन बर्नार्ड जा रहा था
उस दिन शी ने कहा कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तुम वापस आना, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। बर्नार्ड बहुत खुश हो गया और दोबारा आने का वादा करके वहाँ से चला गया। वक्त बीता। बर्नार्ड की पोस्टिंग बीजिंग नहीं हो रही थी, तो वह पर्सनल ट्रिप के नाम पर बीजिंग वापस आता है। काफ़ी समय बाद बीजिंग आने के बाद वो शी से मिलता है, उसके घर जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो शी ठंडे स्वभाव से जवाब देती है कि बेटा हुआ है, लेकिन मैं इस वक्त उससे मिला नहीं सकती। बर्नार्ड बेचैन हो जाता है। शी कहती है कि कुछ वजह है, मैं तुम्हें उससे मिला नहीं सकती। एक तो तुम फॉरेनर हो और आसपास पड़ोसी भी हैं, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत सारी समस्या हो जाएगी। शी अपने हाथों में एक फ़ोटो लेती है और बर्नार्ड को कहती है कि यह तुम्हारे बेटे की तस्वीर है। उसको अपने हाथ से फ़ोटो दिखाया और उसे फ़ोटो को रखने भी नहीं दिया। इसके बाद बर्नार्ड फिर चीन से निकलकर वापस मंगोलिया चला जाता है। बर्नार्ड का मन नहीं लग रहा था मंगोलिया में, तो अब वो हेड ऑफिस में एक एप्लीकेशन डालता है कि बीजिंग में कोई भी पोस्ट खाली हो तो मुझे वहाँ पर भेज देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। नसीब उसका साथ दे रहा था। बीजिंग में एक छोटी सी जगह पर एक काउंसलेट खुल रहा था। बर्नार्ड को वापस चीन भेज दिया जाता है। बर्नार्ड के वापस चीन पहुंचने के बाद अब शी के साथ मुलाकात का सिलसिला शुरू होता है। बर्नार्ड चाहता था कि अपने बेटे को देखे, लेकिन वह बेटे को देख नहीं पा रहा और शी बेटे को मिलाने पर हमेशा कोई ना कोई बहाना करती थी। उसने कहा कि सरकार की नज़रों से बचने के लिए, एजेंसी से बचने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। मैंने उसे अपनी एक मेड के साथ दूर जगह पर भेज दिया है जहां उसकी परवरिश अच्छे से हो रही है। जल्दी तुमको मिलवाऊंगी। तो अब बर्नार्ड को शी से डेली मिलना था, तो उसने कहा कि मैं ऑफिशियली तुमसे चीनी लैंग्वेज सीखता हूँ, तुम वीक में मुझे 2-4 दिन की क्लास दे दो जिससे हम आसानी से मिल पाएंगे। बर्नार्ड ने क्लास लेनी शुरू कर दी। शी उसके घर आने लगी, लेकिन 3 महीने बाद अचानक एक दिन शी ने बर्नार्ड को बताया कि तुम्हें जो कोचिंग देनी थी अब चीनी सरकार ने कहा है कि मेरी जगह कोई और आएगा, अब मैं अगले हफ्ते से नहीं आऊँगी। बर्नार्ड को बड़ा धक्का लगा। अब एक हफ्ते के बाद चीन एक नए शख्स को बर्नार्ड के घर भेज देती है, उसे चीनी सिखाने के लिए। उस नए ट्यूटर का नाम किंग था। बर्नार्ड किंग से पढ़ने लगता है। धीरे धीरे किंग बर्नार्ड के करीब आ जाता है और बर्नार्ड अपनी सारी हकीकत किंग को बता देता है कि मुझे अपने बेटे और बीवी को यहाँ से लेकर जाना है। तो किंग ने कहा कि मैं तुम्हारा काम करवा सकता हूँ, शी को तुम्हारे साथ भिजवा सकता हूँ, तुम्हारे बेटे से मिलवा सकता हूँ, पर शर्त एक है, हमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो अगर तुम हमें वह देते रहोगे तो हम तुम्हें वहाँ भेज देंगे। तो बर्नार्ड मान जाता है। तो अब वो एम्बेसी की जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी वो किंग को देने लगता है। वक्त बीता। उसके बाद बर्नार्ड को वहाँ 4 साल पूरा हो गया और वो चीन से निकल गया। निकलने से पहले एक दिन फिर उसको एक फ़ोटो दिखाई शी ने और कहा कि ये तुम्हारा बेटा है जो पल रहा है। तब तक करीब 7 साल का हो चुका था वो बेटा। बर्नार्ड फिर प्लेन में सवार होता है और वहाँ से निकल जाता है और पेरिस ऑफिस में अपनी ड्यूटी चालू कर देता है। तो कुछ दिन बाद किंग का बर्नार्ड को मैसेज आता है कि पेरिस में कल्चरल इवेंट हो रहा है जहाँ शी आ सकती है, अगर तुम उसके वीज़ा का इंतज़ाम करवा दो तो इस कल्चरल इवेंट के लिए। बर्नार्ड वीज़ा का इंतज़ाम करवाता है अपने दोस्त के ज़रिए। इसके बाद शी और उसका बेटा पहुंचते हैं पेरिस। उसके बाद 1 साल बीत जाता है और वह तीनों पेरिस में साथ रह रहे होते हैं। उसके बाद जून 1983 में एक दिन बर्नार्ड अपने घर पर ही था। पेरिस पुलिस की एक टीम बर्नार्ड के घर पहुंचती है और बर्नार्ड को अपने साथ हेडक्वार्टर ले जाती है। बर्नार्ड को कुछ पता नहीं, यह वह बताता है कि मैं एक सरकारी अफसर हूँ, एम्बेसी में काम करता हूँ। पुलिस कुछ नहीं सुनती, उसे हेडक्वार्टर ले जाती है। हेडक्वार्टर ले जाने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। बर्नार्ड बताता है कि मेरा एक बेटा है और एक मेरी बीवी है। पुलिस पूछती है कि तुम कब से उसके साथ हो, तो वो बोलता है 18 साल हो गए हमारी शादी को। इसके बाद पुलिस की एक टीम दूसरे कमरे में बैठी शी को लेकर आती है और बर्नार्ड से पूछती है कि यह कौन है। बर्नार्ड बताता है कि यह मेरे बेटे की माँ है। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम या तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हो या फिर कुछ बहुत बड़ा सच छुपा रहे हो, क्योंकि यह शी औरत नहीं एक मर्द है और यह एक चीनी जासूस है। बर्नार्ड को यकीन नहीं होता। यकीन करने की उसके पास कोई वजह भी नहीं थी।
18 साल से वो उसे अपनी बीवी की तरह ही जानता था। पुलिस कहती है कि तुम्हारे ऊपर एम्बेसी के डॉक्यूमेंट लीक करने का इल्ज़ाम है, तुमने चीन में एम्बेसी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक किए हैं। बर्नार्ड बोलता है कि हाँ, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट किंग को दिए थे। बर्नार्ड शी से पूछता है कि मैं तुम्हारे मुंह से हकीकत सुनना चाहता हूँ। तो शी कहती है कि मैं औरत नहीं, एक मर्द हूँ। मेरे फिजिकल कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसमें औरत की हाव भाव बहुत ही ज़्यादा है, और मेरे लुक और मेरे कुछ हार्मोन्स भी ऐसे हैं जिससे मैंने फ़ायदा उठाया। यह सब सुनकर बर्नार्ड के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिर कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि शी का मेडिकल टेस्ट कराया जाए और पता किया जाए कि यह मर्द है या औरत। तो फिर शी का मेडिकल टेस्ट होता है। जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि शी एक मर्द है। अब सवाल यह है कि अगर शी औरत नहीं है तो फिर यह बेटा कहाँ से आया। शी ने बताया कि यह बेटा भी उसका नहीं है। बेटे का भी DNA टेस्ट करवाया जाता है। उस टेस्ट में ना उसकी माँ शी निकली और ना बाप बर्नार्ड निकला, वो किसी और का ही बच्चा था। इसके बाद इन दोनों को 5-5 साल की सज़ा होती है। लेकिन चीन और फ्रांस के रिश्ते बहुत अच्छे थे, तो फ्रांस ने शी को 1 साल बाद ही रिहा कर दिया और उसके 6 महीने बाद बर्नार्ड को भी छोड़ दिया गया। क्योंकि इस कहानी को जो भी सुनता था वह गुस्सा होने की बजाय हंसता था, मजाक बनाता था और जोक करता था। और लोग सोचते थे कि यह कैसा शख्स है, 18 साल तक एक मर्द के साथ रहा, उसे औरत समझकर। जासूसी दुनिया में इतने लंबे वक्त तक किसी मर्द को इस तरीके से भ्रम में रखना, इसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती है। इसलिए यह कहानी अपने आप में बहुत अजीब है। एक जासूस मर्द औरत बनकर 18 साल तक एक आदमी को बेवकूफ़ बनाता रहा। यह थी जासूसी दुनिया की सबसे अनोखी कहानी, जिसे जो कोई भी सुनता वह गुस्सा होने की बजाय हंस देता। एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए तुरंत कुकू FM ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप स्क्रीन पर दिख रहे कूपन कोड को यूज़ करके भी साइन अप कर सकते हैं। इससे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। आप मिलेंगे कल फिर किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।